नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। वो चर्चा क्या है, क्या चर्चा करने वाले हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, सारी बातें जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करूं, वीडियो को स्टार्ट करूं उसके पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा जो वीडियो का जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो हमारा है टारगेट एमपीपीएससी प्री 2021। आपको मालूम है कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पीएससी का 2021 का जो प्री एग्जाम है वो होगा 19 जून को और टोटल मोटा मोटा अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 50 दिन हमारे पास है। तो इन 50 दिनों में, इन 50 डेज में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं जिससे हम इन 50 दिनों में अपनी तैयारी को बेहतरीन, शानदार, जानदार कर लें और जब प्री एग्जाम देने जाएं तो प्री में एक अच्छे मार्क्स लेकर के हम प्री क्वालिफाई करें और मेंस की तैयारी करें। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे द्वारा एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपके लिए है। सरप्राइज गिफ्ट पहले बता देता हूं, आपके लिए मध्य प्रदेश पीएससी के लिए एक और डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट होने जा रही है। शाम को 4 बजे एवरीडे 4 PM क्लास होगी एमपीपीएससी के लिए, जो क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और देन उसके बाद में और जो हमारा प्लान स्ट्रेटजी है वो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस पेपर 1 और एक होता है जीएस पेपर 2। जो जीएस पेपर 1 है इसमें जनरल नॉलेज के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, हम भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। और जो जीएस पेपर 2 होता है इसको हम आम बोलचाल की भाषा में सीसेट बोलते हैं, सीसेट, जिसमें कि मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हमारा पूरा फोकस इसमें रहेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वालिफाई होता है। ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है अपना एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जबकि फॉरेस्ट के लिए क्वालिफाइंग नहीं होता, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। इस पे अलग से कभी विस्तार चर्चा बाद में करेंगे। तो एमपीपीएससी में जो महत्वपूर्ण पेपर है जीएस पेपर 1, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। तो टोटल मिलाकर के 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और 200 मार्क्स में से जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स के लिए, जिसको हम एसडीएम या डीएसपी वाली वैकेंसी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जो सिलेबस है, सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं कि जो एमपीपीएससी का सिलेबस है वो चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस है। न्यू सिलेबस के हिसाब से जो एमपीपीएससी का 2020 का एग्जाम है वो हुआ है। उसके पहले पुराना सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस था। तो नए सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो सिर्फ एक बार ही एग्जाम हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। अब नए सिलेबस में क्या नई चीज ऐड की गई है, तो नए सिलेबस में जो ऐड किया गया है वो एमपी पर ज्यादा फोकस किया गया है। एमपी के लिए स्पेशल यूनिट्स बना दी गई है और एमपी के जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का एरिया उसको ज्यादा ऐड कर दिया गया है नए सिलेबस में। आइए देखते हैं क्या क्या ऐड किया गया है। सबसे पहले हम पहली यूनिट की बात करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में, पहली यूनिट में लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, एमपी की हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर। अब इसमें जो सब डिवाइड किया गया है, पहला पॉइंट है एमपी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और हिस्टोरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। इसके अलावा है आपका स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो फ्रीडम है, हमारा जो फ्रीडम फाइट थी, उसमें हमारे मध्य प्रदेश का क्या रोल था, कौन कौन सी पर्सनालिटी जिसमें शामिल हुई थी उस पर। उसके बाद मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कलाएं, जो हमारे मध्य प्रदेश का प्रमुख आर्किटेक्चर है, जो आर्ट है, उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति और बोलियां, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स और उनके द्वारा कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ये। उसके अलावा है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य। साथ ही साथ साहित्यकार और उनकी कृतियां, मध्य प्रदेश में जन्मे जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और जिनके द्वारा महत्वपूर्ण लिखे गए लिटरेचर साहित्य है, वहां से सवाल। देन उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल, जो इंपॉर्टेंट ऐसे प्लेस हैं जो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए है या टूरिज्म इंपॉर्टेंट के लिए है वो। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ऐसी ट्राइबल पर्सनालिटीज जो हमारे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में योगदान रखते हैं, उनके बारे में। तो आप देखेंगे कि एमपी की जो एमपीपीएससी के प्री सिलेबस की जो पहली यूनिट है वो टोटल पूरी डिपेंडेंट है किसमें? मध्य प्रदेश से। पूरा का पूरा यहां पर एमपी के बारे में देखने को मिलता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट।
उसके बाद में सेकंड यूनिट की बात करेंगे तो सेकंड यूनिट में आता है आपका इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। जो इंडियन हिस्ट्री है बेसिकली देखेंगे तो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, एंसेंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री आप मान के चलिएगा इस लाइन को। ये पूरी लाइन जो लिखी है वो एंसेंट हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री है। इसके अलावा 19वीं और 20वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, जो भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं 19 और 20th सेंचुरी में वो, और इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारा पूरा का पूरा आंदोलन हुआ है। जनरली लोग 1857 से काउंट करते हैं 1947 तक, लेकिन आप इसको पीछे लेकर जाइएगा और प्लासी से स्टार्ट कीजिएगा, 1757 से लेकर के 1947 ये काउंट कीजिएगा, ये है। और इसके अलावा है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, जिसको हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ये सेकंड यूनिट हमारी पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री पे है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में साफ साफ लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें कि मध्य प्रदेश के वन, वन्यजीव, नदी, पर्वत श्रृंखलाएं, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, उनकी जो महत्वपूर्ण पीक चोटियां हो गई, वन फॉरेस्ट हो गया, जलवायु है। इसके अलावा आपका प्राकृतिक और खनिज संसाधन है, मिनरल्स है। इसके अलावा परिवहन, जो परिवहन है हमारे यहाँ रोड हो गया या सड़क हो गया वो, साथ ही साथ सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं जो भी हमारे यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ एग्रीकल्चर, पशुपालन और कृषि आधारित जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर को सेपरेट लिखा हुआ है इसने। पशुपालन है जिसमें कि आपका बकरी, भैंस, इनका पूरा जो डाटा है वो एग्जाम में पूछता है, वो हो गया। ये हम काउंट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 में मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। ध्यान रखिएगा, एमपी के लिए फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट डेडिकेट हो चुकी है, सेकंड हुई है एमपी के इंडिया के हिस्ट्री के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट नंबर 4। जो यूनिट नंबर 4 है वो पूरी की पूरी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी की। देख सकते हैं अगर आप भौतिक भूगोल की बात करेंगे तो भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, जितने भी रीजनल एरियाज होते हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं वो। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो वन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, जल हो गया, कृषि, वन्यजीव, नेशनल पार्क्स हो गए, साथ ही साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सफारी हो गई, ये इसका डाटा याद करना पड़ेगा। सामाजिक भूगोल की बात करेंगे, सोशल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो जनसंख्या से संबंधित हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा आपका लिंगानुपात, साक्षरता, आर्थिक गतिविधियां, जनसंख्या वृद्धि और आयु, ये पूरा का पूरा आपका देखेंगे तो जनगणना वाले टॉपिक में कवर हो जाता है। ये 4th यूनिट में है प्री के। इसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहां पर प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के संसाधन। इसके अलावा विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा है विश्व के प्राकृतिक संसाधन, वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, यहां से ऊर्जा, एनर्जी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी के ट्रेंड को कॉपी करने की अच्छी कोशिश की गई है मध्य प्रदेश के सिलेबस में, लगभग ऐसा ही सिलेबस यूपीएससी का देखने को मिलेगा। हालांकि काफी ड्रास्टिक चेंज है क्योंकि ये स्टेट की बात करता है, यूपीएससी ऑल इंडिया की बात करता है, फिर भी यूपीएससी के सिलेबस की झलक देखने को मिलती है एमपी के सिलेबस में। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे। यूनिट 5 में पूरा का पूरा इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यूनिट 5 में पार्ट ए जो है वो बात करता है एमपी के पॉलिटिकल सिस्टम की, एमपी के पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस की, जिसमें राज्यपाल, गवर्नर, मंत्रिमंडल, विधानसभा, हाई कोर्ट, साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय प्रशासन, 73rd 74th अमेंडमेंट की बात कर रहा है। अगर हम यूनिट बी में जाते हैं, 5वें के सब यूनिट बी में, तो एमपी की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका अलग से सेपरेट यूनिट है। पहले इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत कम पूछा करता था एमपीपीएससी में, लेकिन अब देखिए आप पूरी एक यूनिट ही डेडिकेट कर दी है एमपी की इकोनॉमी को। इससे आप अंदाजा लगा दीजिएगा कि कोई भी चीज अगर आप छोड़ के जाएंगे तो आपके लिए घातक होगी। इसमें इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनगणना की जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, जातियां, अनुसूचित जाति जनजाति और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं स्कीम इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 5। यूनिट 6 की बात अगर आप करेंगे तो भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, जिसमें कि आपका भारत के संविधान से देखेंगे 1935 का जो कानून है, संविधान सभा है, संविधान की कार्यपालिका राष्ट्रपति, संसद है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और सब जुडिशियल सिस्टम जिसमें हाई कोर्ट्स भी आएंगे। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को भी इसी में ऐड किया गया है, जिसमें औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात,
वित्तीय संस्थाओं की बात करेंगे तो आपका रिजर्व बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है, सेबी, एनएससी और आपका जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स वाइज होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 7 पे। तो यूनिट 7 जो है इसमें विज्ञान और पर्यावरण लिखा हुआ है, साइंस एनवायरमेंट लिखा है, जहां पर देखेंगे आपका विज्ञान के मौलिक सिद्धांत हैं, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धि, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये साइंस टेक का एरिया है। इसके अलावा इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट का एरिया है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम वगैरह हो गया। इसके बाद आप बात करेंगे तो यहाँ पर मानव शरीर की संरचना जो कि बायोलॉजी का एरिया आता है, ये भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। कृषि उत्पाद तकनीक, एग्रीकल्चर का एरिया है। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, यहां से भी प्री में क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो हेल्थ के रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम वाले टॉपिक पे इसको कवर करेंगे। और प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, जो आपका पॉल्यूशन है, नेचुरल डिजास्टर है, जो मैनेजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड कर दिया है प्री के सिलेबस में यूनिट नंबर 7 में। आगे चलते हैं यूनिट 8 की अगर बात करेंगे तो यूनिट 8 जो है ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं। पहले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और संस्थान है, स्थान है, साथ ही साथ आपका महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये 2 लाइन में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आ गया है, इंडिया और वर्ल्ड का पूरा करंट अफेयर्स, वो चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो आपका इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, पूरा का पूरा कवर कर देता है आपका ये 2 लाइन। यूनिट नंबर 9 की अगर आप बात करेंगे, माफ कीजिएगा एक और चीज की है इसमें कि मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, ये एरिया है आपका एमपी करंट अफेयर्स का, ध्यान रखिएगा। तो जो यूनिट 8 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। शुरू की 2 लाइन में इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर्स है, और जो लास्ट की 3rd वाली लाइन है उसमें एमपी का जो आपका प्रमुख संस्थाएं हैं, खेल संस्थाएं हैं, खेल प्रतियोगिताएं हैं, पुरस्कार हैं वो, और इसके अलावा भारत की भी जो इंपॉर्टेंट खेल संस्थाएं हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, गेम्स से रिलेटेड, जितने भी गेम्स होते हैं उन सबसे। अगला है आपका यूनिट नंबर 9, सूचना और आपका संचार प्रौद्योगिकी, जिसको हम जनरली भाषा में जब इस सिलेबस के पहले हम कंप्यूटर बोला करते थे, कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी इन्होंने थोड़ा इलॉबरेट कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स, ये यूनिट नंबर 9 पे ऐड किया है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया पूरे सिलेबस का, यूनिट नंबर 10। ये है आपका आयोगों से रिलेटेड, आयोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार से पहले के सिलेबस में इन्होंने 3 एक्ट रखे थे, 3 अधिनियम आपको मालूम है कि इस सिलेबस के पहले जो सिलेबस था एमपीपीएससी का, उसमें 3 एक्ट रखे गए थे, 3 अधिनियम थे। वो अधिनियम इतने इंपॉर्टेंट थे कि कभी कभी उससे 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लेता था, और कभी कभी 20 क्वेश्चन भी इनसे आते थे। सोचिए, कभी 2-3 क्वेश्चन पूछे तो कभी 20-20 क्वेश्चन भी पूछा था उनसे। वो सेम एंगल यहां देखने को मिलेगा आयोग से। आप देखेंगे यहां पर जितने आयोग हैं, इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीएजी है, नीति आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमेन कमीशन है, बाल संरक्षण आयोग है, एससी एसटी के कमीशन से, पिछड़ा वर्ग का ओबीसी कमीशन है, सूचना आयोग है, उसके बाद सतर्कता आयोग है, एनजीटी है, और खाद्य संरक्षण आयोग है। ये आयोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ये तो हो गया आपका 10 यूनिट का सिलेबस। अब हमारे पास में एनालिसिस करने के लिए बहुत डाटा नहीं है, क्यों? क्योंकि नए सिलेबस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक बार ही पेपर हुआ है 2020 में। तो हम 2020 में एक बार झलक मारते हैं कि 2020 में जो पेपर आया था वो कैसे आया था और कितने क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा था। तो हम एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा था वो 9 क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से। हिस्ट्री ज्योग्राफी से पूछा था 9 क्वेश्चन, और इकोनॉमी से पूछा था 3 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के काउंट कीजिएगा तो आपका 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चंस। एमपीपीएससी का इतिहास उठा के आप देखेंगे पिछले 6-7 साल का पेपर, तो आप ये देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से जनरली लगभग 25-30 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चन कभी ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, लेकिन इससे कम कभी नहीं होता। 25-30 क्वेश्चन बने ही रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो 4 मेजर एरिया माने जाते हैं। तो इतना तो आप दिमाग में रख के ही चलिएगा इस बात को। क्लियर? चलिए, इसके अलावा बात करेंगे अपन स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चन पूछता है, आपको मालूम है। पिछले 2-3 साल के इतिहास उठा के देखेंगे तो 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 क्वेश्चन भी स्पोर्ट्स से आए हैं।
2020 के एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा था स्पोर्ट्स से। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, गलत। आप पढ़ के जाइएगा, एमपी के कोई भी सिलेबस छोड़ के मत जाना, क्योंकि एमपीपीएससी का जो तरीका रहा है पूछने का, कभी करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस कर देगा, कभी स्पोर्ट्स पर ज्यादा कर देगा, कभी पॉलिटी पर ज्यादा कर देगा, कभी साइंस पर ज्यादा कर देगा, कभी एक्ट पर ज्यादा कर देगा। ये गलती कभी मत करना कि पिछले साल का पेपर देख के आप चले जाओ कि नहीं नहीं ये पढ़ के जाना है, ये पढ़ के नहीं जाना, छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। बस पेपर का एनालिसिस कर से बता रहे हैं ताकि आइडिया रहे कि भाई पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करोगे तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा था पिछली बार, और उसके पहले आप जाके देखेंगे तो 15-15, 20-20 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से आए हैं। अगर आप आईटी कॉमर्स की बात करेंगे जिसमें हम कंप्यूटर को लेकर के चलेंगे, आईटी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की, तो इसमें 8 क्वेश्चन पूछा था 2020 में। इन्वायरमेंट से बात करेंगे तो 3 क्वेश्चन आए थे, साइंस से 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी काउंट करके चलिएगा, और साथ ही साथ इसमें साइंस टेक भी लेकर चलिएगा। क्लियर? ये है आपका 2020 के पेपर का डाटा। इसके अलावा जो एमपी जीके है, एमपी करंट अफेयर्स है और आयोग, इसको देखेंगे तो एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर्स से 30 क्वेश्चंस आए थे आपका पिछले वाले पेपर में, और 10 क्वेश्चन आए थे आयोग से। क्लियर है? तो ये मैंने इस कारण से आपको डाटा बताया ताकि आपको आइडिया रहे कि इतने क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, क्योंकि एक ही बार पेपर हुआ है अभी नए वाले सिलेबस से, तो ये आपको ये डाटा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक छोड़कर मत जाइएगा किसी भी कंडीशन में, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एमपी का इतिहास उठा के देखिएगा, पिछले 10 साल का पेपर देखना, कभी करंट अफेयर्स खूब पूछा है तो कभी एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया है, कभी हिस्ट्री खूब पूछ लिया है तो कभी साइंस पूछ लिया है, कभी कंप्यूटर पूछ लिया है। तो हमेशा ये राउंड चलता रहता है। कभी ये मत कीजिएगा कि पिछली बार करंट अफेयर्स खूब पूछा था तो इस बार करंट अफेयर्स पूछेगा ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है करंट अफेयर्स पूछ भी ले, हो सकता है ना के बराबर पूछे। तो ये क्लियर रखेंगे कि कोई भी चीज छोड़कर नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए हम किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से मदद कर रहे हैं। 28 अप्रैल से, अर्थात कल शाम 4 बजे से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी, संडे को ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी। 28 अप्रैल से आपके लिए रेगुलर क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? याद रखिएगा, 28 अप्रैल से हम आपके लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। हम शुरुआत कहां से करने वाले हैं ये देख लीजिएगा। हम शुरुआत करेंगे आयोग से, क्योंकि इसका डाटा ज्यादा है नहीं लोगों के पास में, आयोग थोड़ा कम है बच्चों के पास, इसका कंटेंट कम है। तो हम आपको आयोग कराएंगे, उसके बाद में एमपी का सारा जो करंट अफेयर्स था लगभग 1.5 ईयर्स का, वो कराएंगे, और एमपी के स्टैटिक जीके कराएंगे। ये 3 एरिया जो एमपी बेस्ड एरिया है, आयोग से, एमपी करंट अफेयर्स से और एमपी स्टैटिक जीके से, मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार 2021 के एग्जाम में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पूछेगा। मतलब हम ये 3 यूनिट जो उठा के रखे हैं आपके लिए, ये 3 यूनिट से लगभग आधा पेपर आपका कवर होगा। इस कारण से हमने इसको सेलेक्ट किया है। एमपी आयोग, जितने आयोग हैं पहले वो कराएंगे, एमपी करंट अफेयर्स कराएंगे और एमपी स्टैटिक जीके कराएंगे। शाम को 4 बजे ये क्लास होगी, एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन, हाईली एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। बहुत ही शानदार तरीके से हर क्वेश्चन को, हर धाराओं को, हर सेक्शन को एक्सप्लेन किया जाएगा आपके लिए। क्लियर है? चलिए, तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं फिर से बोलता हूं कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। डेली मिलेंगे शाम को 4 बजे। कमेंट सेक्शन ओपन है, आपकी जो भी सजेशंस हैं, जो भी एडवाइस हैं, बिल्कुल खुल के आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम शुरुआत करेंगे कल से, कल शाम को 4 बजे मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।